प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक पीठिका के पाठ 3 रीढ़ की हड्डी के 1 से 5 तक प्रश्न उत्तरों को पढ़ा था और समझा था। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। अर्थात हमें समाज में शंकर जैसे लड़के चाहिए या उमा जैसी लड़कियां चाहिए, हमें ये बताना है। उत्तर नंबर 6, समाज को उमा जैसे दृढ़, स्पष्टवादिनी अर्थात साफ बोलने वाली तथा उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले, लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं और दहेज जैसी कुरीतियों से, बुराइयों से लड़ सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी हुई हो, नीडर हो और नई सोच रखती हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए अभिशाप हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा प्रदान नहीं कर सकते और ना ही वे प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, बल्कि वे तो समाज के लिए बोझ हैं। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 7 है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। अर्थात हमें ये बताना है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक बिल्कुल ठीक है। उत्तर 7, जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, उसके अभाव में या इसके अत्यंत कमजोर होने पर व्यक्ति सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है। उसी प्रकार समाज में नारी को रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन को कमजोर करता है। नारी की उन्नति और समाज में उसे उचित स्थान दिए बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता। उमा के विवाह के लिए राम स्वरूप जो रिश्ता तय करते हैं, उस लड़के की कमर भी झुकी हुई है और उसकी शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि उसकी बैकबोन झुकी हुई है। इसके अलावा शंकर के चरित्र की कमजोरी को भी रीढ़ की हड्डी न होने की बात कहकर उभारा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है कि कथा वस्तु के आधार पर आप किसे कांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर 8, इस कहानी में कई पात्र हैं, परंतु सबसे सशक्त, सबसे बड़ा पात्र बनकर जो उभरता है वह उमा का ही है। उमा की उपस्थिति भले थोड़े समय के लिए थी, परंतु हम उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। इस प्रकार हम उमा को ही इस एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है, अर्थात हमें उन दोनों के विषय में बताना है। राम स्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न एक मजबूर पिता हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी विवशता और कायरता झलकती है। अर्थात वे आधुनिक विचारों वाले हैं। वे अपनी बेटी को बहुत अधिक पढ़ाते भी हैं, परंतु उसके विवाह के समय वे इसी शिक्षा को छिपाने का प्रयास भी करते हैं। इससे पता चलता है कि वे विवश और कायर हैं। गोपाल प्रसाद निहायती चालाक, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले दकियानूसी व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले अपने बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। प्रश्न नंबर 10 है कि इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, बताइए। उत्तर 10,
रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है, अर्थात एक उद्देश्य को लेकर लिखी गई है। इस एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह एकांकी स्त्री पुरुष की समानता का पक्षधर है, अर्थात यह हमें बताता है कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं, दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। नंबर 2, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना चाहता है। नंबर 3, बेटियों के विवाह में आने वाली माता पिता की परेशानियों को समाज को बताना चाहता है। नंबर 4, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना भी इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 5, स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना और उसका सबल व्यक्तित्व प्रस्तुत करना, ये सब इस एकांकी के उद्देश्य हैं, अर्थात इन उद्देश्यों को लेकर ही इस एकांकी की रचना की गई है। प्रश्न नंबर 11 है कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, अर्थात हम ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जिससे कि समाज में महिलाओं को उचित सम्मान मिले। उत्तर 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। नंबर 1, हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। नंबर 2, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए तथा ऐसा करने के लिए भी दूसरों को उत्साहित करना चाहिए। नंबर 3, स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए। नंबर 4, अपने समय की महान और विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 5, लड़के तथा लड़कियों की तुलना करते हुए उन्हें कभी हीन नहीं समझना चाहिए। नंबर 6, उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।